नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपको आज एनसीईआरटी सार बैच के अंतर्गत क्लास 6 टू 12 जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी चलेंगी। आज हम लोग ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी सार बैच। उसी के क्रम में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से ही हम लोग एनसीईआरटी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो ज्योग्राफी के क्रम में हम लोग जानेंगे कि भूगोल का मतलब ये होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। और वहीं जियो और ग्राफोस को अलग करके अगर देखें तो पृथ्वी का वर्णन इसका भी मतलब होगा। तो भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया? इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान है, उन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का इस्तेमाल किया और बताया कि इस क्रम को, पृथ्वी के वर्णन को आप ज्योग्राफी शब्द से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी एक प्रकार से विषय के रूप में कब से अध्ययन इसका प्रारंभ हुआ, तो बात करेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। जर्मन भूगोलवेत्ता ए बी हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर ने इसमें पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। अर्थात 19वीं शताब्दी में हम लोग जानते हैं कि लगभग 1800 से 1900 के बीच में इस सब्जेक्ट को जो है एक विषय के रूप में अध्ययन इसका करना प्रारंभ हुआ। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि भूगोल की विशेषता क्या क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या क्या है। तो भूगोल की परिभाषा में हम लोग जानेंगे कि रिचर्ड हार्टसॉर्न ने कहा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ठीक है, तो भूगोल का उद्देश्य क्या है? बेसिकली इन्होंने बताया रिचर्ड हार्टसॉर्न के अनुसार कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम लोग जो है निवास करते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो बगैर इस पृथ्वी की विशेषता का, बगैर इस पृथ्वी के वर्णन को जाने हम लोग इस पे निवास करने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से हमें भूगोल के विषय में जानना अति इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार अगर हम देखें तो भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अर्थात भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, सपोज दैट अगर आप, जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, अगर 7 महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि उस महाद्वीप में कैसी वहाँ की मिट्टी है, कैसे उस क्षेत्र का जो है उस क्षेत्र की स्पेसिफिक विशेषता है। तो इस संदर्भ में इन्होंने, दोनों भूगोलवेत्ताओं ने इस बात को प्रस्तुत किया कि रिचर्ड हार्टसॉर्न जी ने कहा कि आप धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना भूगोल का उद्देश्य है। वहीं अल्फ्रेड हैटनर ने कहा कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप को ये जो है अध्ययन करता है। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल कब देखा गया, अर्थात मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल को अगर हम लोग चर्चा करें कि मानव का पर्यावरण के साथ कैसे संबंध है और किसी क्षेत्र विशेष के साथ कैसा संबंध है, तो इस बात को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी ज्योग्राफी से मानव का अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया के द्वारा एक प्रकार से इंटरेक्शन होता है, तभी हम लोग जीवित मानव के रूप में आगे अपने आप को देख पाते हैं। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। आपने देखा कि 19वीं शताब्दी में भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में, अध्ययन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करने का एक क्रम चालू हुआ। वहीं अगर 20वीं शताब्दी में देखें तो 20वीं शताब्दी में मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के विषय में जानने की कोशिश की गई। अब 2 पृथक विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं। पहली विचारधारा जो आती है वो संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म की जो विचारधारा हमारे सामने आती है, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है? मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, अब इसके समर्थक कौन है? इस विचारधारा को मानने वाले वाइडल डी ला ब्लास हैं तथा एस फैब्रेवे हैं। इन्होंने इस बात को कहा कि मानव जो है वो अपने पर्यावरण में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। जैसे सपोज दैट वर्तमान परिदृश्य से अगर इसको जोड़ें तो मानव कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है और उससे पर्यावरण हमारा
प्रभावित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग, जिसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। और वहीं ग्लोबल वार्मिंग के बाद अगर हम देखें तो तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, जल की जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जल स्तर क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो यही बात वाइडल डी लाब्लास और उसके बाद में इस फेब्रे ने कहा कि अगर मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करना चाहे तो वो समर्थ है, अर्थात मानव परिवर्तन पर्यावरण में कर सकता है, जैसा कि हमने बताया कि CO2 का एमिशन करके, या फिर आप देखें कि पेड़ों की कटाई करके भी मानव पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, जिससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी या फिर जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। वहीं अगर नियतिवाद की बात की जाए, दूसरी थियरी ये कहती है, नियतिवाद, जिसको डिटरमिनिज्म कहते हैं, इंग्लिश में डिटरमिनिज्म कहते हैं। अब ये थियरी क्या कहती है, मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। अर्थात आप देखिए कि ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि मानव पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है, परिवर्तन, अर्थात वो मानव चाहे तो पर्यावरण को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। वहीं अगर डिटरमिनिज्म की बात की जाए तो मानव के सभी कार्य क्या हैं, पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। कैसे, जैसे सपोज दैट आप जानते हैं दोस्तों कि अगर कहीं ना कहीं चक्रवात आता है किसी तटीय क्षेत्र में, या फिर कहीं पर तूफान आता है, जैसे प्राकृतिक जो चीजें आती हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, जैसे चक्रवात है, ठीक है, तूफान है, चक्रवात है, या फिर भूकंप, मान लीजिए सपोज दैट भूकंप है, ठीक है, भूकंप है। अब ये सब आती हैं, ठीक है, तो इन सब गतिविधियों, इन सब प्राकृतिक आपदाओं के बाद जो मानव के कार्य होते हैं वो डिसाइड होते हैं। अगर चक्रवात आता है किसी क्षेत्र में तो मानव की जो बस्ती है वो उजड़ती है, मानव उससे कहीं न कहीं पलायन करता हुआ नजर आता है, मानव कहीं ना कहीं उससे पलायन करता हुआ नजर आता है। अगर कहीं भूकंप आता है तो मानव बस्ती उजड़ती है। अभी हाल ही में जैसे दिल्ली में भूकंप आया था, या फिर आप देखें तो दिल्ली में भी पलायन की समस्या देखने को मिली, भूकंप की वजह से कई सारी बिल्डिंगें गिर गईं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ऐसी गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मानव कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो मानव के सभी कार्य किससे प्रभावित होते हैं, पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। इस बात को रेजिटल तथा ई हटिंगटन ने भी इस बात का समर्थन किया। तो इसी क्रम में हम लोग जानते हैं दोस्तों, देखिए एक बात तो आप ध्यान में रखिए कि एनसीईआरटी सार बैच बहुत ही प्रासंगिक बैच है। आप एनसीईआरटी सार बैच में एनसीईआरटी का पीडीएफ ना पढ़ करके आप हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। विश्वास करिए दोस्तों कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। अगर हम भूगोल की शाखाएं की बात करें कि भूगोल की कितनी शाखाएं, ब्रांचेस कितनी है, ठीक है, तो उसकी बात करें तो पहली शाखा हमें दिखाई पड़ती है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि मृदा भूगोल जानेंगे, ठीक है। भौतिक भूगोल के ही अंतर्गत हम लोग भू आकृतिक विज्ञान की बातें करेंगे, भू आकृतिक विज्ञान। अब देखिए मृदा विज्ञान में क्या जानेंगे, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, मिट्टी के निर्माण की बात करेंगे हम इसमें, मिट्टी के निर्माण की बात, मृदा संस्तर की बात करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग जानेंगे मृदा भूगोल के अंतर्गत। और वहीं भू आकृतिक विज्ञान की बात करें तो भू आकृतिक विज्ञान का सिंपल सा मतलब होता है कि पर्वत और पहाड़ों के विषय में, अर्थात भूमि पर जो आकृत हैं उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। पर्वत है, ठीक है, पठार है, मैदान है, तो इन सब के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें मृदा विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के ही अंतर्गत, तो हम लोग जल विज्ञान भी देखेंगे, जल विज्ञान भी देखेंगे। जल विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सागर और महासागर के विषय में देखेंगे, सागर और महासागर के विषय में देखेंगे।
वहीं अगर भौतिक विज्ञान की ही शाखा की, भौतिक भूगोल की ही शाखा की बात की जाए तो जलवायु विज्ञान को हम लोग देखेंगे। जलवायु विज्ञान की चर्चा करेंगे। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मौसम की बात करेंगे, ऋतुओं की बात करेंगे, ऋतु परिवर्तन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं भौतिक भूगोल के ही पार्ट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए मानव भूगोल की, मानव भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है मानव, ठीक है, कहीं ना कहीं उस किसी ना किसी जियोग्राफी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे सपोज दैट अगर आप कश्मीर की बात करें, ठीक है, कश्मीर में मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है। कैसे? कश्मीर का पहनावा, वहां का खान पान, रहन सहन, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है भूगोल से, भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि मानव भूगोल के ही अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध को जानने की कोशिश करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध को जानने की कोशिश करेंगे एवं सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, ये हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो जनसंख्या से संबंधित जो मुद्दे हैं, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो चाहे वो, या फिर विस्फोट की बात हो, या जनसंख्या द्वारा जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनकी बात हो, तो हम लोग की जनसंख्या मानव भूगोल के ही अंतर्गत उसको ध्यान में रखेंगे। अब वहीं अगर दूसरी बात की जाए, आपका मानव भूगोल के अंतर्गत दूसरी बात की जाए तो जो राजनीतिक क्रियाएं हैं मानव की, उनको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। राजनीतिक क्रिया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग, आर्थिक भूगोल की बात करते हैं। तीसरा जो भाग है भूगोल की, तीसरी जो शाखा है वो है आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आर्थिक भूगोल। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है दोस्तों, आप कोई भी चीज पढ़ने से पहले उस शब्द को ही तोड़िए, उसी शब्द में ही उस बात की सार को आप निकाल सकते हैं। कैसे? आर्थिक मतलब धन से संबंधित, धन से संबंधित, ठीक है, और भूगोल का मतलब किसी क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है, किसी क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में कृषि होता है। कृषि किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। व्यवसाय होता है, व्यवसाय होता है, ठीक है, यह भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। जो मार्केटिंग होता है वो भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। मतलब आप उन सारी चीजों को इसमें रख सकते हैं जो कहीं ना कहीं धन का सृजन करते हैं। ऐसा क्षेत्र जिनमें ऐसी क्रियाएं जिनमें धन का सृजन होता है, उसको आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसी क्रम में अगर हम लोग जीव भूगोल की बात करें तो जीव भूगोल में क्या देखेंगे? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को अगर मिला दिया जाए दोस्तों तो वो जीव भूगोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीव भूगोल। जीव भूगोल, ठीक है। अब जीव भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? पहले तो इकोलॉजी देखेंगे, जीवों के विषय में पहले तो देखेंगे। अब जीवों के अंतर्गत चाहे वो वन के हो, वन्य जीव हो, या फिर ह्यूमन एंड वन्य जीव
इंटरेक्शन की बात हो, इंटरेक्शन की बात हो, ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे। वहीं जीव भूगोल के अंतर्गत इकोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, जूलॉजी की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे जीव भूगोल के अंतर्गत। तो ये दोस्तों रहा ज्योग्राफी का परिचय, ठीक है, ये भूगोल का परिचय है। आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है, ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिस प्रकार की वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एनसीईआरटी सार बैच से, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, कहीं भी इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगामी समय में आपको, और इसी के क्रम में, ज्योग्राफी के ही क्रम में आपको आगामी समय में दूसरी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें हम ब्रह्मांड के विषय में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।